जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है। तो तमाम चीजों को आप पाने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श पीसीडीए ने दिया जवाब लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी को। जी हां दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी तमाम स्पर्श के पेंशनर की हेल्प करते हैं। पीसीडीए स्पर्श से अक्सर जवाब मांगते रहते हैं। तो ऐसी दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने कुछ क्यूरी लिखी थी पीसीडी स्पर्श को, कुछ सवाल पूछे थे, तो जिसका जवाब पीसीडी स्पर्श ने दिया, तो वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने कहा कि जो आरबीआई का सर्कुलर था 8% इंटरेस्ट रेट पे करने का, तो क्या वो स्पर्श पर भी लागू है कि अगर जैसे स्पर्श पीसीडी कई बार पेमेंट में लेट कर दे तो क्या स्पर्श के पेंशनर को 8% इंटरेस्ट मिलेगा पेंशन पे या फिर एरियर पे। तो दोस्तों स्पर्श ने क्लियर करा कि जो आरबीआई का सर्कुलर है 8% इंटरेस्ट रेट का, वो सिर्फ बैंकों पर लागू है, स्पर्श पे लागू नहीं है वो। तो अगर स्पर्श के जो पेंशनर है, अगर उनको पेंशन लेट मिलती है या फिर एरियर लेट मिलता है, काफी देर बाद मिलता है, तो उनको कोई 8% इंटरेस्ट पे नहीं होगा। दोस्तों बैंक भी कई बार 8% इंटरेस्ट रेट नहीं देता, नहीं दे रहा है बैंक भी, ये कहानी हो रही है बैंक की। लेकिन स्पर्श जो है, स्पर्श पर 8% इंटरेस्ट पे का लेटर अलाउ नहीं है आरबीआई का, ये स्पर्श बता रहा है। 8% इंटरेस्ट पे का जो लेटर है आरबीआई का, वो सिर्फ बैंकों पर लागू है, स्पर्श पर नहीं है। तो स्पर्श ने यहां पे मना करा। फिर दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने कहा कि जो पेंशन में लेट हो रहा है या फिर पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही या फिर एरियर नहीं मिल पा रहा पेंशनर को, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों यहां पे पीसीडी स्पर्श ने बताया माइग्रेशन की वजह से पेंशन और एरियर में देरी हो सकती है। यानी हर एक पेंशनर को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ पेंशनर को प्रॉब्लम हो रही है जिनको पेंशन लेट मिल रही है या फिर एरियर लेट मिल रहा है, टाइम पर नहीं मिला। लेकिन काफी पेंशनर्स को स्पर्श से बिल्कुल सही पेंशन मिल रही है और टाइम पर मिल रही है, मंथ के लास्ट डे में, और एरियर भी मिल चुका है। जिनको नहीं मिला, अब उसमें ऐसे केसेस हैं जिनका रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है, और आप देख भी रहे होंगे जिनका रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है उनको ही पेंशन से रिलेटेड या फिर एरियर से रिलेटेड दिक्कत हो रही है। तो इस पर भी स्पर्श पीसीडी काम कर रहा है, धीरे धीरे अपनी वो गलतियों को सुधार रहा है, ऐसा स्पर्श पीसीडी बता रहा है। धीरे धीरे स्पर्श को बेहतर बनाया जा रहा है, जो दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म की जा रही है, और जिनका भी रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रही है, और आगे आने वाले टाइम में सभी को पेंशन टाइम पर मिल पाएगी और एरियर टाइम पे मिल पाएगा, ऐसा कहना है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी इस लेटर में। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। केंद्र सरकार का रिव्यू पिटीशन खारिज होगा या फिर खारिज हुआ नोशनल इंक्रीमेंट पे। जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था और भी एएफटी का आदेश था, दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश था कि पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। अगर कोई पेंशनर जून में रिटायर हुआ है तो उनको जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए, अगर कोई पेंशनर दिसंबर में रिटायर हुआ है तो उनको जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से, डीओपीटी की तरफ से या फिर डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया, ऐसा कोई लेटर निकाला ही नहीं पेंशनर के लिए कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। लेकिन जितने भी कोर्ट हैं वो सब फेवर कर रहे हैं पेंशनर का। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने एक अपील डाली थी कि नोशनल इंक्रीमेंट पे, तो दोस्तों वो अपील खारिज कर दी गई, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सेफ रखा गया। इसी के आधार पे फैसला होगा हर एक पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट देने का। तो सिर्फ अभी यहां पे वेट कर रहे हैं हम भारत सरकार के आदेश का। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अगर केंद्र सरकार कुछ भी करती है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, उसकी कोई अपील सुनी नहीं जाएगी, उसकी कोई भी अपील सुनी नहीं जाएगी, ना ही उसके मैटर पे इतना ध्यान दिया जाएगा,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने आदेश में कह दिया था कि जो भी ये फायदा ये पेंशनर को मिलना चाहिए। अब वो केंद्र सरकार पे डिपेंड है कि केंद्र सरकार कब वो लेटर निकालती है हर एक पेंशनर के लिए। तो दोस्तों इसी पर केंद्र सरकार का जो रिव्यू पिटीशन था वो खारिज कर दिया गया कोर्टों द्वारा। अब सिर्फ इंतजार है तो भारत सरकार के लेटर का कि कब हर एक पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अब कोर्ट केस का कोई मामला यहां पे पेंडिंग में नहीं है, जो भी आदेश करना है वो भारत सरकार को करना है। तो फिलहाल जो पेंशनर है अभी वेट करें, थोड़ा इंतजार करना होगा उन्हें, और उम्मीद है कि भारत सरकार वो लेटर निकालेगी पेंशनर के फेवर में और नोशनल इंक्रीमेंट सभी पेंशनर्स को मिल पाएगा, चाहे वो जून में रिटायर हुए चाहे वो दिसंबर में रिटायर हुए और कभी के वो रिटायर हुए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। मोदी जी का बयान, रेवाड़ी रैली में 1 लाख करोड़ एरियर पूर्व सैनिकों को दिया है और उनकी जेब में आया। साथियों, यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए, जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिल रहा है उससे भी कम कांग्रेस ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट में रखा था, सिर्फ 500 करोड़। ऐसे झूठ और धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या आपकी जेब में पैसा आया है 1 लाख करोड़ या फिर इसके आसपास? मैं जेसीओस की बात कर रहा हूं, मैं पीएमआर की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ओआरओपी के लाभ से वंचित है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूं, हर एक रैली में ये अमाउंट बढ़ क्यों रहा है? पहले 60,000 करोड़, फिर 70,000 करोड़, फिर 80,000 करोड़, फिर 90,000 करोड़, अब 1 लाख करोड़। फिर अगला कोई भाषण होगा तो उसमें 1,50,000 करोड़ हो जाएगा, फिर दूसरा कोई भाषण होगा उसमें 2 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ये वेरी क्यों कर रहा है? क्या इसका एलोकेशन बजट पहले से निर्धारित था? क्या इसका ऑडिट हुआ कि किसके जेब में कितना पैसा गया है? ये अमाउंट वेरी क्यों हो रहा है? पहले 70, फिर 80, फिर 90, फिर 1 लाख करोड़। मैं मानता हूं कि आपने दिया, ओआरओपी दिया, एरियर भी दिया, लेकिन इसके साथ जो गलतियां आई हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये पॉइंट मैं उठा रहा हूं। अगर आप ऑडिट करा के देखें तब पता लगेगा। लेकिन जो गलतियां हैं 1 रैंक 1 पेंशन पे और जो ओआरओपी के दायरे से बाहर हो गए उनकी जेब में एक पैसा नहीं गया। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि ओआरओपी के नाम पर जो ये पैसा बढ़ता जा रहा है, क्या ये जवानों के खाते में पहुंचा, उनकी जेब में आया? ये मेरा सवाल है। और अगर आया है तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिक? अलग अलग रैलियां क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों ये सब बातें हैं। तो जिस तरीके से आपने 1 रैंक 1 पेंशन दी उस हिसाब से आपने गलतियां भी दी है, तो इसको सुधार करना आपकी प्रथम जिम्मेवारी है। इसको आप ठीक करिए, मेरा ऐसा कहना है। बाकी आप सब समझदार हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या इतना पैसा आपके खाते में आया, आपकी जेब में आया? क्या इन सब पैसों से आपकी गलतियां सुधार हुई, हमारा आंदोलन सक्सेसफुल हुआ? दोस्तों अगर अच्छाई है तो उसके साथ कहीं ना कहीं बुराई भी है और ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इन सब चीजों को सुधारना हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, गलतियों को सुधारना। अब वो देखते हैं कि कब ये सुधरेंगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 18 महीने के डीए-डीआर एरियर पर कैलकुलेशन। दोस्तों आपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल देखे होंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करके बताई जा रही है 18 महीने के डीए एरियर पे कि अगर भारत सरकार आपका 18 महीने का डी एरियर रिलीज करती है तो आपके खाते में कितना पैसा आएगा, कितना एरियर आपको मिलेगा। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतना आपका एरियर बन सकता है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको अपनी बात बताऊंगा।
जैसे किसी की बेसिक है 20,107 नायक की, तो सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है 1.32 से, तो आपका एरियर निकल के आ जाएगा 18 महीने का। जैसे 20,107 नायक की बेसिक है, तो इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे 1.32 से और आपका एरियर निकलेगा 26,542। यानी जो फॉर्मूला है वो है 1.32। ये फॉर्मूला है 1.32। जो भी आपकी बेसिक पेंशन रही होगी आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1.32 से, तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.32 फॉर्मूला है। अब सवाल आता है, क्या भारत सरकार आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देगी? मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि भारत सरकार अभी फिलहाल आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। यह मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बात बता रहा हूं। आप अनुमान कर सकते हैं कि आपको इतना मिलेगा, लेकिन भारत सरकार नहीं देगी, क्योंकि दोस्तों विभिन्न सोर्सेस के द्वारा जो भी मैं आपको पहले जानकारी देता आया हूं वही बात मैं यहां पे भी रख रहा हूं, इस वीडियो में भी रख रहा हूं और ये बता रहा हूं 18 महीने का डीएडीआर का एरियर आपको नहीं मिलेगा अभी फिलहाल। आगे का कुछ पता नहीं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे तो इसे आप भविष्यवाणी मानिए या 100% कंफर्म न्यूज मानिए, चाहे कुछ मानिए, लेकिन अभी फिलहाल आपको नहीं मिलेगा 18 महीने का डीएडीआर का एरिया। एस्टीमेट लगा के आप रख लीजिए कि आपको इतना मिलेगा इस फॉर्मूले के आधार पे, लेकिन खाते में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा खत्म हो रहा है, पेंशनर्स को देने के लिए पैसा ही नहीं है, केंद्रीय कर्मियों को देने के लिए पैसा ही नहीं है। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है, जैसा आपको पता है प्री 2006 ऑनरी नैब सूबेदार का जो केस है वो रिजर्व है, अभी तक पब्लिक नहीं करा गया। तो दोस्तों उसका खर्चा कितना है? 2500 से 4000 करोड़ के बीच में इतना खर्चा है कि अगर ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दे और 2014 के बाद का पूरा एरियर दे, तो इतना खर्चा है 2500 से 4000 करोड़। तो दोस्तों जब ये जजमेंट रिलीज नहीं हो रहा, जब ये जजमेंट पब्लिक नहीं हो रहा, जब इसका पेमेंट भारत सरकार नहीं कर रही, तो दोस्तों 34,000 करोड़ रुपया कैसे देगी भारत सरकार? दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले छोटा छोटा जो पेमेंट है वो रिलीज करना होगा भारत सरकार को। छोटे छोटे जो केस है पहले वो भारत सरकार रिलीज करे पेंशनर के लिए। तो दोस्तों ये जो छोटा अमाउंट का पेमेंट है यही रिलीज नहीं हो रहा, तो दोस्तों 34,000 करोड़ कैसे मिलेगा? तो दोस्तों ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए टाइम टाइम पर पेंशनर्स को कुछ ना कुछ मिलता रहे, यही सबसे अच्छी बात है। चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट हो, चाहे वो ऑनरी नायब सूबेदार का केस हो, चाहे वो 18 महीने का डीएडीआर का एरियर हो। तो दोस्तों देखेंगे कि ये वाला केस कब सेटलमेंट होता है ऑनरी नायब सूबेदार का। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट, अभी पेंशनर्स को क्या मिलेगा? जो अभी सर्विंग एम्प्लॉई है उनको क्या मिलेगा? दोस्तों मैंने यहां पे डेट ली है 17 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में। इस बीच आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ मिलेगा डीएडीआर, और वो भी जनवरी 2024 से घोषित होने वाला। सिर्फ भारत सरकार आपका डीएडीआर पे घोषणा करेगी, और वो भी 20 अप्रैल से पहले। 20 अप्रैल से पहले आपको सिर्फ डीएडीआर मिलेगा, जो भारत सरकार हर एक 6 महीने बाद रिलीज करती है, और उम्मीद है कि आपका 50% अप्रूव करेगी भारत सरकार। 17 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में इसकी घोषणा हो सकती है, यानी 30 अप्रैल से पहले पहले। और 30 अप्रैल से पहले आपको और कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप वेट करिए, भारत सरकार जो घोषणा करेगी डीएडीआर पे, और 50% उम्मीद है कि आपकी घोषणा होगी भारत सरकार के द्वारा, वो भी 30 अप्रैल से पहले। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको कंफर्म बताई है। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके क्या विचार है, आपको और कुछ पूछना हो आप सब नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।